मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करूंगा इंडक्टर एंड इट्स इंडक्टेंस के बारे में कि इंडक्टर क्या होता है, उसकी इंडक्टेंस क्या होती है और किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मशीन्स में। ये जो सीरीज़ चल रही है बेसिक एलिमेंट सीरीज़ की, इसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3 ही बेसिक एलिमेंट हैं जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपना रोल प्ले करते हैं और ये 3 जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे काम करते हैं और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन को समझने के लिए ये कहाँ कितना रोल प्ले करेंगे, इन सब के ऊपर मैंने इस सीरीज़ में बात की है। तो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से इस बार कोड डिकोड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो काम की चीज़ सीखने को मिलेगी वो ये है कि वाई इंडक्टर अपोज चेंज इन करंट। ठीक है, कि इंडक्टर जो है वो अपने करंट को अपोज क्यों करता है, चेंज इन करंट को। दूसरा कोड जो मुझे डिकोड करना है कि विच वन इज बेटर, कॉइल और अ वायर एज अ इंडक्टर। अगर मान लेते हैं मैं इंडक्टर बना रहा हूँ तो एक कॉइल मेरे लिए बेहतरीन रहेगी या फिर मैं एक वायर लूंगा वो मेरे लिए अच्छा काम करेगा एज इंडक्टर। थर्ड पॉइंट है कि क्या करंट चेंज इन वन कॉइल अफेक्ट द अदर नॉन टचिंग कॉइल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो कॉइल जो एक दूसरे को टच ना कर रही हूँ और उनमें से एक कॉइल में अगर मैं करंट चेंज करूं तो वो दूसरी कॉइल को अफेक्ट कर सकता है क्या विदाउट टचिंग। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टर। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जैसे मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स में बताया था कि रेजिस्टर जो है वो बेसिकली हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इंडक्टर कहाँ है कि आपको हर बार इंडक्टर ही देखने को मिलेगा सर्किट में लगा हुआ, या अगर कहीं ऐसा भी है कि इंडक्टर सर्किट में नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली इंडक्टर नहीं लगाया, लेकिन जब मैं उसकी सर्किट एनालिसिस करता हूं तो वहां पे मुझे इंडक्टर मिल सकता है। जी हाँ, इसको देखेंगे हम लोग। और लास्ट है इंडक्टर बिहेवियर इन एसी एंड डीसी। ठीक है, कि इंडक्टर तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा जब मैं उसे एसी में पुट करूंगा या फिर जब मैं उसे डीसी में पुट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर इंडक्टेंस की बात की जाए तो इंडक्टेंस क्या होता है, तो ये क्या है, टेंडेंसी है। टेंडेंसी कह सकते हैं इसे, टेंडेंसी, या फिर इसको मैं प्रॉपर्टी भी कह सकता हूं। प्रॉपर्टी किस चीज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट चेंज करोगे तो ये उसको अपोज करेगी। ठीक है, तो चेंज इन करंट को यानी कि चेंज इन करंट को अगर आप चेंज करोगे तो इसको अपोज करने की प्रॉपर्टी, इसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जो इससे अपोज करता है, इसे हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई होप। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस हो गया कि जैसे आप इस तरीके से अपोज कर रहे हो तो ये आपका हो गया इंडक्टेंस। ठीक है, ये इंडक्टेंस हो गया जो चेंज होने की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसका मतलब अगर मान लेते हैं कोई वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दूं, इंडक्टर, तो ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा किसे, चेंज इन करंट। ठीक है, तो करंट में जो चेंज आप करोगे भाई ये उसको पूरी तरीके से अपोज करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो ये हो गई इंडक्टेंस, जिसका मतलब इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंडक्टेंस क्या है, ये जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे कैपेसिटेंस है वैसे ही, और कैपेसिटर अलग है एक दूसरे से, उसी तरीके से इंडक्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इंडक्टर क्या है, इंडक्टर आपका एलिमेंट है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। वही जैसे मार्केट से मैंने बताया था कि अगर आप मार्केट से एक रजिस्टर खरीद के लाते हो, वो रजिस्टर है, और जिस प्रॉपर्टी से वो करंट अपोज करता है करंट का, वो रेजिस्टेंस होती है। उसी तरीके से अगर आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो तो इंडक्टर खरीद के लाओगे, और जो अपोज करेगा ऐसे एलिमेंट जो करंट के चेंज को अपोज करे। ध्यान रखना, करंट को अपोज नहीं करेगा, ये चेंज को अपोज करेगा। ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक, तो अगर मैं रजिस्टर और इंडक्टर को कंपेयर कर दूं तो सिंपल सा है, अगर वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर आप करंट अपोजिशन अगर हो रहा है, करंट को अपोज कर रहे हो तो वो होगा रजिस्टर। ठीक है, यानी करंट के फ्लो को अपोज करोगे तो होगा रेजिस्टेंस। और अगर चेंज इन करंट को अगर आप अपोज कर रहे हो, ठीक है, चेंज इन करंट को अपोज कर रहे हो तो वो हो जाएगा इंडक्टर। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ पे इंडक्टर और कहाँ पे रजिस्टर या रेजिस्टेंस आएगा, ध्यान रखना। ये इंडक्टेंस कह सकते हैं इसे, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। तो अगर आप करंट को अपोज कर रहे हो, करंट के फ्लो को, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। अगर आप करंट के चेंज को, ध्यान, वर्ड इंपॉर्टेंट ये है चेंज, यानी कि अगर आप चेंज को अपोज कर रहे हो तो वो हो जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो अगर चेंज को अपोज कर रहे हो तो इंडक्टेंस, और अगर करंट को अपोज, पूरे करंट को ही अपोज कर दे रहे हो तो वो रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई कैसे हम लोग ये समझें, कैसे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक वायर में फ्लो करने वाला जो करंट है वो अपोज, उसके चेंज को अपोज किया जा रहा है।
तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं कोई वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट जो है वो वेरिएबल है इन नेचर, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कभी इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पेयर है, देन थोड़ी देर बाद 8 एम्पेयर हो जा रहा है, देन थोड़ी देर बाद 2 एम्पेयर हो जा रहा है, देन थोड़ी देर बाद फिर से 4 एम्पेयर हो जा रहा है। इस तरीके के कुछ चेंजिंग करंट है। तो क्या होगा, जब भी आप करंट को चेंज करोगे, ठीक है, करंट को चेंज करोगे, तो भाई मैं जानता हूँ एक वायर में फ्लो होने वाला करंट जो होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो यानी फ्लोइंग करंट किसी वायर में होगा तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर करंट को चेंज करोगे, अगर तुम करंट में चेंज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से वो भी चेंज होगी भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब अगर मैं बात करता हूं किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि अगर ये कंडक्टर है और इसके अक्रॉस इस पूरे एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये चेंज हो रही है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थर्ड केस फैराडे का याद करो, मैंने बताई थी कंडीशंस। फैराडे के जो लॉ दिए थे, फैराडे के 2 लॉ थे, मैंने पुराने क्लास में बता चुका हूं। एक लॉ था जो कि बताता था कब होगा, याद होगा कब बताया था, यानी कब चेंज होगा। दूसरा बताया था कितना होगा, ठीक है, दूसरा बताया था कितना होगा। ये फैराडे के 2 लॉ थे जो मैं पुरानी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इस पर डाउट है तो आप फैराडे की मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ फैराडे इंडक्शन करके स्लाइड्स है, वो आप देख सकते हैं, फैराडे के लॉज के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो फैराडे लॉ ने ये बताया था कि कब होगा और कितना चेंज होगा, ठीक। तो यानी कब में मैंने याद करो 3 कंडीशन बताई थी, तो ये तीसरी कंडीशन है, यानी कि जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, याद रखना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है ना मैग्नेट मूव कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो फ्लक्स लिंकेज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास चेंज इन, हमने क्या करा, करंट को चेंज करा, आई को चेंज करा, इससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो चेंज हो गई भाई, ठीक है, वो चेंज हो गई, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फैराडे आ जाएंगे पिक्चर में। फैराडे की थर्ड कंडीशन याद रखना, थर्ड कंडीशन जो मैंने बता रखी, थर्ड कंडीशन आ जाएगी कि जब भी फ्लक्स लिंकेज चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे किसी कंडक्टर से, तो उसके अंदर एक क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच गए, ईएमएफ आ गया है। अब ये ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे, पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के लिए भाई आ जाएंगे लेंस पिक्चर में। लेंस कहेंगे पोलैरिटी इस तरीके से होगी, क्या करेगी, कॉज को अपोज करेगी, याद रखना, ये मैंने बता चुका हूं सारी चीजें, कॉज को अपोज करेगी, ठीक है। लेंस ने कहा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये फैराडे ने कहा किस डायरेक्शन में पोलैरिटी क्या होगी उसको लेंस ने बताया, कॉज को अपोज करके बता दिया कि भाई वो अपने कॉज को अपोज करेगी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कॉज को अपोज क्या है, कॉज क्या है भाई, तो चेंज इन करंट, ठीक है, चेंज इन करंट, ठीक है, चेंज इन करंट, ये जो करंट में तुम चेंज कर रहे थे, ठीक, आई चेंज ये वाला था, यही तो कॉज है, यही कॉज है, ठीक है। तो चेंज इन करंट जो है वो कॉज हो गया। तो जब कॉज को अपोज कैसे करोगे, तो अपोज, ये जो चेंज इन करंट को कैसे अपोज करोगे, तो वोल्टेज इंड्यूस करा के, क्लियर हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा कि जिस तरीके से आपका जो है इंडक्टर जो है वो वर्क करता है और इंडक्टेंस जो होता है अपने कॉज यानी कि चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है। आई होप भी समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा कंक्लूड कर दे रहा हूं, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया थोड़ा एक बार और लास्ट में कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले तुमने क्या करा, करंट को चेंज करा, करंट के चेंज करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स को चेंज करने से क्या हुआ, फैराडे आ गया पिक्चर में, फैराडे की वजह से क्या हुआ, फैराडे ने क्या कहा, ईएमएफ आ गया, ई पिक्चर में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी पोलैरिटी जो थी, पोलैरिटी उसके लिए कौन आ गया पिक्चर में, पोलैरिटी के आ गए, लेंस लॉ पिक्चर में है, लेंस, उन्होंने क्या कहा, पोलैरिटी क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है, अपोज करेगी किसका, कॉज का, ठीक है, कॉज का अपोज करेगी। और कॉज क्या था, कॉज था वेरिएबल करंट, ठीक। तो ये क्लोज साइकिल बन गई। इस तरीके से आपका जो है ये क्लोज साइकिल है, इस तरीके से इंडक्टेंस जो है वो वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। हम लोग ने हर जगह पढ़ते हैं कि इंडक्टेंस अपने कॉज का अपोज करेगा, ठीक है, पर कॉज उसका यानी कि वेरिएबल चेंज इन करंट को अपोज करेगा। सॉरी, हम लोग इंडक्टेंस क्या पढ़ते हैं, इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे एक कंडक्टर या एक एलिमेंट अपने चेंज इन करंट को अपोज करता है। लेकिन क्यों अपोज करता है ये मैंने इस वीडियो में समझाया, बहुत ध्यान से समझना इसको, आई होप समझ में आया होगा कि भाई करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ क्या होगा, लेंस के कारण अपोज करेगा इस चेंज इन करंट का, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि भाई पोलैरिटी तो चलो ठीक है, पोलैरिटी आ गई पिक्चर में, पोलैरिटी जो होगी वो आ जाएगी। पोलैरिटी कितनी होगी तो उसके लिए देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 केस लेता हूं, एक कॉइल ये है, ठीक है, और एक कॉइल ये है, ये 2 कॉइल हैं, ठीक। तो पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं करंट जो है, करंट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा केस ले लेता हूं जिसमें करंट क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब करंट डिक्रीज और इंक्रीज, ये दो केस मैंने ले लिए, यही दो केस पॉसिबल है। तो अगर पहले केस की बात की जाए, अगर तुम करंट को, अगर तुम आई को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इसको अपोज कैसे कर सकते हो? सीधी सी बात है, इसको अपोज करने के लिए तुम वोल्टेज जो है इसके अपोजिट वोल्टेज लगा दो, यानी कि वोल्टेज क्या करो, अपोज में लगा दो। तो अगर इधर से कोई करंट आई आ रहा है, इसको अपोजिंग वोल्टेज क्या होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहां से जो वोल्टेज लगा होगा पॉजिटिव और इस टर्मिनल पे जो नेगेटिव वोल्टेज लगा होगा, ये जैसे उसके अपोज में होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा? तो यानी कि अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी इंड्यूस होगी इस इंडक्टर में या इंडक्टेंस के कारण, जो वोल्टेज की पोलैरिटी आएगी वो अपोजिट आएगी पोलैरिटी अप्लाइड के, ठीक है। तो अगर करंट हाई होगा, इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज की पोलैरिटी जस्ट अपोजिट होगी, ठीक, सपोर्ट नहीं करेगी, अपोज करेगी। नाउ नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अगर करंट को रिड्यूस कर रहा हूं मैं, अगर करंट को रिड्यूस कर रहा हूं, इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? तो भाई करंट कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इसके सपोर्ट में लगा देंगे, वो वी सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया हुआ है आपने, और अगर मुझे इस सर्किट में करंट बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा दूंगा सेम पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी में। क्लियर है? तो ये जो एडिटिव पोलैरिटी में लगाऊंगा, वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, एडिटिव पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। एडिटिव पोलैरिटी में जब मैं लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे करंट की वैल्यू फ्लो करने लगेगी एक्स्ट्रा में। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया, V1 प्लस V2। क्लियर हो गया? तो ज्यादा वोल्टेज लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। इस सर्किट में करंट आपका ज्यादा फ्लो लग, क्योंकि वोल्टेज आपने ज्यादा अप्लाई करा है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस केस की बात की जाए, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाए और यहाँ नेगेटिव लगाए, तो अगर करंट को तुम रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी जो इंड्यूस होगी वो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इंड्यूस होगी। समझ में आ गया? तो यानी कि क्या होगा, सपोर्टिव पोलैरिटी, सपोर्ट करेगी पोलैरिटी, इसमें क्या होगा, अपोज करेगी पोलैरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इसमें अपोज करेगी, इसमें सपोर्ट। अगर करंट बढ़ाओगे तो इसके चेंज को अपोज करने के लिए ये अपोज लगाएगा वोल्टेज का, अगर तुम करंट को कम करोगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए पोटेंशियल लाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा वहां पे पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे? ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप सबके, ठीक। अब ये करता कैसे है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कैसे इसका जो ऑपरेशन है ये किस तरीके से कर पाता है। तो इसको समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं, ठीक। इसको समझने के लिए आप ये देखो, एक इंडक्टर अपनी एनर्जी स्टोर कैसे करता है। तो भाई होता क्या है कि जब भी आप इसके अंदर एक करंट फ्लो कराते हो, ठीक है, आई करंट, तो वो करंट जब इस कॉइल में से फ्लो करती है तो इसके आसपास मैग्नेटिक एनर्जी इसकी कॉइल के अंदर स्टोर होके रह जाती है। क्लियर हो रहा होगा? मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। अब क्या होता है, जब आप चेंज करते हो, यानी कि जब तुम करंट को चेंज करोगे ऊपर या नीचे, ठीक, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर स्टोर है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो स्टोर है वो क्या होगा, वो भी चेंज होगा ऊपर नीचे। तो ऐसे में क्या होता है, अपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब आप करंट की वैल्यू आई को ड्रॉप करते हो तो ये क्या करता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तोड़ के सर्किट के अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करा देता है। यानी कि अगर आप करंट रिड्यूस करोगे तो इस सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी रिड्यूस होंगी। तो वो जब तुम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हटाओगे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, फ्लक्स को रिड्यूस करोगे, तो भाई वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और एक करंट फ्लो करा देती है सर्किट के अंदर, एक्स्ट्रा करंट फ्लो करा देती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही? यानी कि जब आप आई को रिड्यूस करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, आई जो तुम्हारे सप्लाई की वजह से करंट फ्लो कर रहा था, प्लस आई इंडक्टर की वजह से करंट, एक ये दो करंट मिलके करंट फ्लो करने लगेगा। और ये जो इंडक्टर वाला करंट है ये कहां से आया है, तो ये आता है आपका ब्रेक करके, किसे, फ्लक्स लाइंस को, फ्लक्स लाइन जो टूटेंगी, फ्लक्स लाइन जो ब्रेक हुई, वहां से ये करंट बनता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसका जस्ट अपोजिट कैसे होता है, अगर इसकी बात की जाए जस्ट अपोजिट की, तो अपोजिट में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, आपके पास ये इंडक्टर है, ठीक है, और आपने क्या करा, इंडक्टर के अंदर ये जो करंट जा रहा था आई, इसे इंक्रीज करना, आई को आपने बढ़ाना शुरू करा। पहले मान लेते हैं इसके अंदर जो पुराना करंट था, आई नॉट, पुराना करंट जो था उसकी वजह से मान लेते हैं इसके अंदर दो लाइंस मौजूद थी। अब जब तुम आई को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, अब लाइंस कितनी होनी चाहिए, अब लाइंस बढ़ के हो जाएंगी 4, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन बढ़ेगी, ये जो लाइन, ये कहां से आएगी, तो ये आएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो तुम दे रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और ये कैसे होगी, ये होगी अपोज करने से। ये कैसे कन्वर्जन कैसे होगा, ये अपोज करने से होगा, अपोज करने से, ठीक है। तो जब तुम अपोज करोगे, यानी करंट को अपोज करोगे, तो वो जो एनर्जी जो होगी, ठीक है, जो तुम सर्किट में दे रहे थे, वो कन्वर्ट हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप नहीं हो जाती तब तक करंट में अपोजिशन बरकरार रहेगा। याद रखना कि जब तक ये फ्लक्स लाइंस जो बननी चाहिए, यानी कि अगर मान लेते हैं 10 एम्पियर पे
10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, फ्लक्स लाइंस, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आपने 2 एम्पेयर से 10 एम्पेयर पे जा रहे हो, तो जब तक ये 2 फ्लक्स लाइन से 10 फ्लक्स लाइंस नहीं बन जाती, तब तक आपका इंडक्टर जो है वो अपोज करेगा करंट के मोशन को, ठीक है। जैसे ये 10 फ्लक्स लाइंस बन जाएंगी, फिर कोई अपोजिशन नहीं रह जाएगा। इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे डीसी के केस में, डीसी और एसी केस में, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। ओके, टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स की, तो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। अगर इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस 2 तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है म्यूचुअल, ठीक है, एक होता है म्यूचुअल, ठीक है। सेल्फ और म्यूचुअल, सेल्फ की बात करी जाए तो सेल्फ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, एक सिंगल कॉइल है, इसके अंदर अगर मैं आई को चेंज कर रहा हूं, आई को बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉइल, ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आएंगी और जिसकी वजह से इस चेंज इन करंट को ही अपोज करेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेल्फ। यानी कि अभी जो मैंने पुराना एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है, थोड़ी देर पहले जो समझाया है, अब तक जितना भी समझाया वो सब के सब सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि अपोज करने के लिए अपनी ही कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये अपनी कॉइल में होगा और अपने ही करंट को, ठीक है, यानी कि अपने करंट को अपना वोल्टेज अपोज करेगा, ठीक है, अपना वोल्टेज, दोनों चीजें अपनी, अपना करंट अपना वोल्टेज, ठीक। तो ये इसका, इस कॉइल का वोल्टेज है ई, मतलब जो अपोज कर रहा है, और कॉइल का ही करंट है आई, ठीक है। इंडक्टेंस, अगर म्यूचुअल की बात की जाए तो म्यूचुअल बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। म्यूचुअल केस में क्या होता है कि एक कॉइल मान लेते हैं ये है, और एक कॉइल थोड़ी दूर पर रखी है जो कि नॉन टचिंग कॉइल है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है फिजिकली, इंपॉर्टेंट चीज है। टच का क्या मतलब है, टच, ठीक है, टच में यहां जो बात कर रहा हूं नॉन टचिंग, नॉन टचिंग का मतलब है फिजिकली नॉन टचिंग, फिजिकली यानी कि मेटेरियली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये इन दोनों के एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये टचिंग कॉइल हैं, और किस तरीके से टच कर रहे हैं, तो ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे टच कर रही है पूरी पूरी, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसी कोई कॉइल है जो फिजिकली तो अनटच है लेकिन मैग्नेटिकली टच कॉइल है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं नियर बाई कॉइल में, यानी कि इस कॉइल में अगर यहाँ फर्स्ट कॉइल इसको 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर इसमें कोई करंट चेंज करूंगा, इसमें कोई भी करंट चेंज करूंगा, तो इस कॉइल में जो इफेक्ट पड़ेगा उसे हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। इसको जरा और डिटेल में देखते हैं। ये सेकंड वाला केस म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से देखना। कि मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके की 2 कॉइल हैं, ठीक, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर है और टचिंग नहीं है, एक दूसरे टच नहीं कर रहे हैं फिजिकली। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ठीक। और ये ले लेता हूं कि मान लेते हैं ये इसका फ्लक्स लाइंस है जो इससे लिंक कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक। ये 2 लाइंस एक दूसरे दोनों कॉइलों से जा रही हैं, ठीक। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं मैं इस कॉइल की बात करता हूं, फर्स्ट वाली कॉइल की, इसके अंदर अगर करंट आई जा रहा था, ठीक है, और इसके आई को मैं अगर चेंज करूंगा, ठीक है, चेंज इन करंट इन कॉइल 1, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इसको I1 कह देता हूं मैं, इसको I1, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, जब I1 चेंज होगा, I1, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज आ जाएगा, सॉरी I1 चेंज होगा, I1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, I1 चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, phi1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फ्लक्स 1 चेंज होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स 1 की चेंज होंगी तो यही लाइंस तो सेकंड में भी गई हुई हैं, तो भाई फ्लक्स लाइंस 2 की भी चेंज हो जाएंगी, ठीक। तो phi1 के चेंज होने से क्या आएगा, ईएमएफ आ जाएगा E1 जो अपने कॉज को अपोज करेगा, और फ्लक्स लाइन phi2 के चेंज होने से क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा। ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। तो यानी कि जो करंट है चेंज, जो भी तुम करंट में चेंज करोगे एक कॉइल के अंदर, वो दूसरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि यही हम लोग सारी चीजों में करेंगे। तो जो भी चेंज करोगे एक कॉइल के अंदर यानी कि I1 में, वो क्या करेगा, अब उसके फ्लक्स को चेंज करेगा। अब क्योंकि यही फ्लक्स इस कॉइल से लिंक कर रहा है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये अगर मैं केस ले रहा हूं फुल लिंक कर रहा है, ठीक। तो अगर ये वाला फ्लक्स इस कॉइल से भी लिंक कर रहा है सेकंड से, तो ऐसे में क्या होगा, phi1 अगर चेंज करोगे तो phi2 भी चेंज हो जाएगा क्योंकि लिंकिंग है। तो phi1 के चेंज होने से E1 आया, ठीक, लेंस ऑफ फैराडे की अकॉर्डिंग टू लेंस एंड फैराडे। तो phi2 के चेंज होने से क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अपने कॉज को अपोज करेंगे। तो कॉज क्या है भाई, कॉज है चेंज इन करंट 1। तो अब क्या होगा, कॉइल 1 भी इसको अपोज करेगी और कॉइल 2 भी इसको अपोज करेगी, ठीक। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यानी कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E1, वो भी इसको अपोज करेगा। कैसे करेगा, माइनस प्लस बना के। और इसके अंदर का जो ईएमएफ होगा E2, ये भी अपोजिंग होगा इसके, लेकिन क्योंकि इसके साथ टच में नहीं है तो यहाँ पे ईएमएफ ही इंड्यूस होकर रह जाएगा, वो कोई अपोज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है, जो करंट जो आ रही है ये इसके साथ कोई भी टच में नहीं है। तो ये बेसिकली कैसे अपोज करेगा, ये इन फील्ड लाइंस को चेंज होने से रोकेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा
इस कॉइल का, यानी कि इस वोल्टेज का सपोर्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस 2 होके रह जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक आ जाती है कि यहाँ जो ईएमएफ E1 आया, ये आया सेल्फ इंडक्शन से, सेल्फ इंडक्शन से। इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ इंडक्शन से। और जो E2 आया यहाँ पे, E2, ये आया म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन से। क्लियर हो रहा है? दोनों के दोनों वोल्टेज आएंगे, इस तरीके से आएंगे अपने कॉज को अपोज कर सके। तो E1 जो आएगा वो I1 का अपोज करेगा, E2 जो होगा वो कॉन्ट्रेरी होगा, मतलब इसकी वजह से आया, इन फील्ड लाइंस की वजह से। तो इस तरीके से यहाँ पे E2 आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे तो E1 क्लियर हो गया, E2 क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन ऑपरेट करता है। ओके, अगर यूनिट एंड सिंबल की बात की जाए तो यूनिट्स में अगर बात करते हैं हम लोग तो हेनरी होती है, यानी सबसे पहले इंडक्टर का देखते हैं। अगर हम लोग इंडक्टेंस को लिखना है कहीं पे इंडक्टेंस, तो हर बार हम इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिख देते हैं, एल। ठीक है, ये एल जो है ये बेसिकली लेंस को डिवोट किया गया है, लेंस लॉ को। जो जैसे लेंस ने बताया, लेंस लॉ जो थे उन्होंने लेंस लॉ दिया था, तो उनकी याद में इसका सिंबल जो है वो एल रखा गया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडक्टेंस की पूरी जो मेन गवर्निंग है कि वो अपोज करेगा पोलैरिटी, मतलब करंट को कैसे अपोज करेगा, तो बेसिकली लेंस लॉ पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडक्टेंस का एल जो सिंबल है वो लेंस की याद में रखा गया है। और इसकी जो यूनिट होती है, यानी कि एल की जो यूनिट होगी, यूनिट वो क्या होती है, हेनरी होती है, हेनरी। ठीक है, हेनरी जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ हेनरी, इनका पूरा नाम जोसेफ हेनरी था। ठीक है, ये बहुत बड़े उस समय साइंटिस्ट, इंजीनियर कह लो, ये काफी बड़े इंजीनियर थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ईएमएफ इंडक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग फैराडे के नाम से पढ़ते हैं, वो एक्चुअली जोसेफ हेनरी ने अपने आप अलग जगह पे बनाया था। यानी कह सकते हैं एक ही समय पे, जिस समय फैराडे रिसर्च कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जब फैराडे रिसर्च कर रहे थे, उसी समय जोसेफ हेनरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आइसोलेटेड होकर रिसर्च कर रहे थे, यानी कि अलग रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने भी जिस समय इन्होंने खोजा ये लॉ, उसी समय इन्होंने भी खोजा। लेकिन फैराडे ने क्या करा, फैराडे ने पहले पब्लिश करा लिया पेपर। इन्होंने जो पेपर था, रिसर्च पेपर, वो पहले पब्लिश करा लिया, इसीलिए इनके नाम पे क्रेडिट गया। यानी कि अगर आप ये चीज़ यहाँ से, ये जो घटना हुई है, इससे हमें एक लेसन मिलता है कि अगर आपने कोई भी रिसर्च की हुई है या कोई भी आपके पास आइडिया है, तो उसको आप पहले पेटेंट कराएं। क्योंकि अगर वो आइडिया किसी और ने पेटेंट करा लिया तो कभी भी आपको उसका नाम नहीं मिलेगा। लेकिन फैराडे के पेटेंट कराने के बावजूद बहुत जगह जो डिवाइसेस थी उस समय की, यानी कि उस समय के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर का इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन के तौर पे जोसेफ हेनरी ने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो जोसेफ हेनरी ने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाई, जैसे मशीन्स हो गए, रिले हो गई, रिले। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस जो थी जोसेफ हेनरी ने फर्स्ट टाइम डिजाइन की थी और उन्हें पेटेंट भी करवाया। तो इसीलिए ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनको हम लोग याद रखते हैं, जोसेफ हेनरी को, इन्वेंटर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ इंजीनियर, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए इनकी याद में जो इंडक्टर होता है उसको सिंबल हो गया एल, लेंस लॉ के लिए, और इसकी यूनिट होती है वो हेनरी होती है, याद रखना, हेनरी होती है। ठीक, जैसे कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, वो फैराडे के नाम पे रखी गई है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, ओम्स लॉ के हिसाब से रखी गई है। और इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है, क्योंकि जोसेफ हेनरी के याद में रखी गई है। और सिंबल एल, एल सिंबल किस लिए लिखा गया है, एल लिखा गया है इनके लिए, लेंस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलते हैं। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडक्टेंस क्या होता है, क्लियर हो गया। इंडक्टर क्या होता है ये भी मैंने लगभग बता दिया कि वो एक फिजिकल एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर इंडक्टर क्या होगा, एलिमेंट हो गया। इंडक्टर क्या एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, इंडक्टर, यानी जो मार्केट से खरीद के लाओगे। ठीक है, और जो फिनोमेना है या फिजिक्स जो है, फिजिक्स, वो क्या है, वो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस। ठीक, क्लियर हो गया। ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने का नहीं है। आगे चलते हैं। एनर्जी स्टोरेज की अगर बात की जाए, एनर्जी की, तो भाई देखो, ये जो पूरी की पूरी आपकी, जिसमें कैपेसिटर की बात करता था, जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया था, तो कैपेसिटर क्या कर रहा था, कैपेसिटर आपकी एनर्जी स्टोर कर रहा था, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस, तो भैया ये क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है, या कह सकते हो एनर्जी को, जो एनर्जी होती है उसे रिलीज करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है, ये कोई भी एनर्जी, नो स्टोरिंग, ये कभी भी कोई भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। लेकिन कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रिक रूप में,
अब बात कर रहा हूँ इंडक्टर की। इंडक्टर, तो इंडक्टर किस में करता है? इंडक्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इंडक्टर किस में एनर्जी स्टोर करेगा? इंडक्टर स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, अब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? तो उसके लिए ध्यान रखो, अगर मान लेते हैं ये कोई इंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर इसका इंडक्टर है, इंडक्टेंस L, ठीक, और इसके अंदर जो पास होने वाली करंट है वो है I। ठीक है, अगर I करंट पास हो रही है और L इसका इंडक्टेंस है, तो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? वो होगी हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, यानी कि I के स्क्वायर टाइम्स। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। दिस एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग करंट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं मैं कि ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी जो एक इंडक्टर अपना स्टोर करता है, अगर आपने आई को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि अगर कांस्टेंट करंट पास करवाओगे, तो एक इंडक्टर जो होगा वो अपने अंदर जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर की गई है उसे मेंटेन करके रखेगा। कोई भी उसकी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, चाहे इन्फिनिटी टाइम तक उसके अंदर आई करंट पास करवाते रहो। लेकिन जैसे ही आप आई को चेंज करोगे तब इसकी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक, इसको जरा समझते हैं। ये जो मैंने अभी बात कही, इसको अगर मैं बहुत डिटेल में ले जाऊं तो ध्यान से देखना। अगर शुरुआत करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं इसके अंदर कोई शुरुआत में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अब मान लेते हैं मैंने इसके अंदर आई करंट फ्लो कराया 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर मान के चलते हैं कि 2 फ्लक्स लाइंस को इंड्यूस कराएगा। ठीक है, ये जस्ट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, तो मान लेते हैं 1 एम्पियर से 2 फ्लक्स लाइंस आ गई। ठीक, तो ये 2 फ्लक्स लाइन इसके अंदर आ गई। जब तक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक ये 1 एम्पियर से 2 फ्लक्स लाइंस इस इंडक्टर के अंदर नहीं आ जाएंगी, तब तक यहाँ पे ये प्लस माइनस वोल्टेज आता रहेगा, यानी कि इस 1 एम्पियर का अपोज करेगा। ठीक है, कब तक अपोज करेगा? तो अपोजिशन कब तक होती है? अपोजिशन जब तक, अंटिल, जब तक ये जो 2 फ्लक्स लाइंस सेटअप नहीं हो जाती, जब तक ये 2 फ्लक्स लाइन सेटअप नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक ये 2 फ्लक्स लाइन सेटअप नहीं हो जाती। अब एक बार ये सेटअप हो गई, अब तुम इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते रहो, यानी कि एक बार अगर ये सेटअप हो गई, ये लाइन जो थी वो सेटअप हो गई, एक बार आ गई, तब क्या होगा? नो अपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, नो अपोजिशन। अब क्या होगा? कोई अपोजिशन नहीं होगा। तुम इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते रहोगे, ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा और अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक, क्लियर होगा? इसी तरीके से एनर्जी स्टोर रखेगा E1। अब जरा नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, इसमें मैंने पूरा ये वाला बड़ा ध्यान से देखना, ये जो पिक्चर बता रहा हूँ, ये जो इस समय समझा रहा हूँ, इससे तुम्हें पूरा इंडक्टर की वर्किंग समझ में आ जाएगी। ठीक, अब क्या करते हैं, अगेन वही इंडक्टर लेते हैं। अब की मैंने क्या करा, अब की इंडक्टर में जो करंट जा रही थी, हमने ये चीज देख लिया था कि इसके अंदर एक फ्लक्स लाइन सेटअप कर दी है और यहाँ पे एक I इक्वल टू 1 एम्पियर है। ठीक, अब मैं इस करंट को क्या करता हूँ, 2 एम्पियर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस करंट को 2 एम्पियर करूंगा, तो मान लेते हैं 2 एम्पियर का मतलब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब 4 फ्लक्स लाइंस, 4 फ्लक्स लाइंस। अब क्या होगा, जब तक इसके अंदर 2 फ्लक्स लाइंस और ऐड नहीं हो जाती, ठीक, तब तक क्या करेगा ये इंडक्टर? इस करंट को 1 से 2 एम्पियर नहीं जाने देगा। 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक जो करंट जा रहा है, ये तब तक ये जो इंडक्टर है इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा, कब तक अपोज करेगा? जब तक भाई 4 फ्लक्स लाइंस नहीं हो जाती। जैसी 4 फ्लक्स लाइंस हो जाएंगी, फिर से अपोजिशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन, जब ये जो फ्लक्स लाइंस है, फ्लक्स लाइन कितनी हो जाएंगी? फ्लक्स लाइंस 4, 5 हो जाएंगी, तो अपोजिशन कितना हो जाएगा? अपोजिशन हो जाएगा आपका 0। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर से क्या होगा? अपोजिशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? E2 कितनी हो गई? हाफ LI स्क्वायर, I2 का होल स्क्वायर। अब की सेकंड करंट है, क्लियर हो गया? यहाँ पे ये 2 केस हो गए। तीसरा केस देखते हैं, तीसरे केस में क्या होगा? तो तीसरा केस देखो, तीसरा केस ले लेते हैं। अगेन ये इंडक्टर है सेम, इसके अंदर मान लेते हैं मैंने 4 फ्लक्स लाइंस पहले से स्टोर कर रखी हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 फ्लक्स लाइंस के अंदर स्टोर है। करंट कितना जा रहा था? I इक्वल टू 2 एम्पियर जा रहा था। ठीक, एनर्जी की स्टोर थी इसके अंदर E2 इक्वल टू हाफ LI2 एनर्जी स्टोर थी स्क्वायर। अब क्या होगा, जैसे ही अब इस करंट को अब मैं वापस से 1 एम्पियर ले जाता हूं, जब मैं इस करंट को वापस से 1 एम्पियर ले जाऊंगा, तो ऐसे में भाई फ्लक्स लाइंस कितनी होनी चाहिए? मैंने बता रखा है, फ्लक्स लाइंस टूट के, यानी कि फ्लक्स जो पहले इस समय 4 लाइंस हैं, 4 फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक, वो कितनी होनी चाहिए? वो हो जाएंगी 2 फ्लक्स लाइंस, 2 लाइन होनी चाहिए 1 एम्पियर करंट के लिए। तो अब देखो क्या होगा, जब तक ये 4 फ्लक्स लाइन 2 फ्लक्स लाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक आपका 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट जो है वो 1 एम्पियर तक नहीं पहुंचने देगा इंडक्टर। ठीक है, तो पहले इंडक्टर क्या करेगा? अपनी फ्लक्स लाइंस को चेंज करेगा, तोड़ेगा। तो ये जो फ्लक्स, अब ये देखो क्या हो रहा है, तुमने बाहर से, यानी कि अगर बात की जाए इसी केस को मैं फर्दर कंक्लूड करता हूं। अगर तुमने क्या करा, ये इंडक्टर है मेरा, शॉर्ट में लिख देता हूं,
तुमने क्या करा, 1-2 एम्पेयर करंट से 1 एम्पेयर यहाँ तो कर दिया, बाहर 1 एम्पेयर कर दिया, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा इस सर्किट के अंदर, 1 एम्पेयर जो तुम दे रहे हो प्लस 1 एम्पेयर सेल्फ यानी कि अपना करंट देगा, ये आ जाएगा इंडक्टर करंट। इंडक्टर करंट यानी कि ये क्या करेगा, करंट को गिरने नहीं दे रहा है, 1 एम्पेयर होने ही नहीं देगा 2 से। कब तक नहीं होने देगा, जब तक इसके अंदर पहले कितनी थी, 4 लाइनें थी, मैंने बताया था 2 एम्पेयर करंट के हिसाब से। अब ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इसकी एनर्जी डाउन होगी यानी कि करंट फ्लो करा रहा है, तो ये कहां से कराएगा करंट फ्लो, इंडक्टर। तो क्या करेगा, ये जो इसकी 2 फ्लक्स लाइंस थी इनको एक ही रह जाएंगी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी, इसे तोड़ के ये 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवाएगा। जब तक करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि लाइन वापस से एक लाइन नहीं हो जाती, मतलब 1 एम्पेयर के अकॉर्डिंग जो लाइंस होनी चाहिए जब तक वो नहीं हो जाती तब तक ये चेंज को अपोज करेगा। एक बार जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 एम्पेयर करंट की होनी चाहिए, अगर उतनी फ्लक्स लाइंस इसके अंदर आ गई, सेटअप हो गई, अब क्या होगा, अब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा और ये जो करंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड अपोजिशन जो होगा, अपोजिशन वो कितनी हो जाएगी, वापस से 0 हो जाएगी, यानी कि फिर से इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये पिक्चर मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको, ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जैसे ही आप क्या करोगे किसी इंडक्टर में फ्लक्स लाइंस, इसको मैं बस एक बार कंक्लूड करता हूं डायग्राम से दिखा के। सबसे पहला केस क्या था कि भाई हमने 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराया था और उसकी वजह से 2 फ्लक्स लाइंस आ गई थी इसके अंदर। ठीक, ये सेटअप, ये हमारा केस था, और इसके अंदर तब तक 1 एम्पेयर, जब तक 2 एम्पेयर 2 फ्लक्स लाइन जब तक सेटअप नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग अपोज कर रहे थे। एक बार ये सेटअप हो गया तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ LI स्क्वायर, LI1 स्क्वायर। ठीक, सेकंड केस हमने क्या करा, आई को 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर कर दिया। अब क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, काफी ज्यादा स्टोर होंगी, 4 लाइंस होंगी। तो जब तक ये फ्लक्स लाइन 4 नहीं बन जाती तब तक ये करंट को अपोज करेगा। एक बार 4 फ्लक्स लाइन सेटअप हो गई, एनर्जी E2 इक्वल टू हाफ LI2 स्क्वायर हो गया, तब अपोजिशन बंद हो जाएगा। थर्ड केस, वापस से अगर मैं 2 एम्पेयर से 1 एम्पेयर ले जाऊंगा तो इस केस में क्या होगा, इसकी फ्लक्स लाइन 4 है, ये अपनी 4 लाइनों को 2 लाइनों में लाने के लिए क्या करेगा, इसे 2 लाइनें तोड़नी होंगी। तो ये अपनी ये जो 2 लाइंस हैं इन्हें तोड़ेगा, आउटर की जो मान लेते हैं या इनर की, ये 2 लाइंस तोड़ेगा और इन तोड़ के क्या बनाएगा, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराएगा, ताकि क्या हो, सर्किट में 2 एम्पेयर का 2 एम्पेयर करंट ही बना रहे। ऐसा कब तक करेगा, जब तक कि इसकी जो लाइंस हैं वो 2 नहीं रह जाती। एक बार अगर लाइन 2 रह गई, जितनी की होनी चाहिए 1 एम्पेयर करंट पे 2 फ्लक्स लाइंस होनी चाहिए, जैसे ही ऐसा होगा वापस से पोजीशन 0 हो जाएगा और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पुराने समय में पहुंच जाएगी, यानी कि E इक्वल टू हाफ LI1 का स्क्वायर, यानी वापस से वही एनर्जी आ जाएगी जिसको हमने स्टार्ट केस में ली थी। ठीक है, ये बहुत डिटेल पिक्चर मैंने बता दी है। नाउ लास्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, लास्ट जो चीज रह गई है। ठीक, इंडक्टर इन AC एंड DC। नाउ ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये बेसिकली हम लोग सर्किट में सीखते हैं, सर्किट में एनालिसिस करते हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर बात की जाए इंडक्टर की, ठीक है, इंडक्टर की, तो अगर मैं उसे DC केस में लगा देता हूँ, DC के केस में, ध्यान से देखना इसको, अगर DC केस में लगा देता हूँ और इस सर्किट को मान लेते हैं यहाँ से, ये 1 मिनट वेट करना, इसको सर्किट को अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, यहाँ से सर्किट ओपन है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसे बंद करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं अपने हिसाब से बंद करूंगा। तो ये एक स्विच ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, अभी तक ये ओपन ही रखा हुआ है मैंने, क्लियर। अब जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा तो ये सर्किट बंद होगा। ठीक, तो मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पॉजिटिव, यानी कि जिस समय स्विच बंद किया गया, जस्ट स्विच बंद किया गया, ये वो वाला केस है। ठीक, और एक केस ले लेता हूं T इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब ये स्विच बंद हुए बहुत समय बीत चुका है, 2 घंटे 3 घंटे बीत चुके हैं, ये वो वाला केस है। ठीक, इस तरीके से हम लोग 2 केस लेंगे। तो अगर पहले केस की बात करें, ये अनचार्ज कैपेसिटर, ध्यान रखना, वर्ड याद रखना, ये क्या है, अनचार्ज, यानी कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर ले रहा हूं मैं, अनचार्ज इंडक्टर है ये। ठीक, अनचार्ज इंडक्टर है, ठीक, यानी कि चार्ज नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई फ्लक्स लाइन सेटअप नहीं है। अब जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो करंट क्या होगा, यहां से दौड़ेगा इस सर्किट के अंदर, और करंट जब दौड़ेगा तो ये जो इंडक्टर है ये क्या करेगा, कॉज को अपोज करेगा, यानी कि इस करंट को सेटअप होने से रोकेगा। और ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि 1 एम्पेयर करंट, या जितना मान लेते हैं 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पेयर करंट के हिसाब से इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 2 फ्लक्स लाइंस होनी चाहिए। तो जब तक ये 2 फ्लक्स लाइंस नहीं बन जाती तब तक ये इस कॉज को अपोज करेगा। ठीक, और कॉज को अपोज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा प्लस माइनस का, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ओपन, ये अगर इनिशियल कंडीशन की बात की जाए, ठीक, इनिशियल कंडीशन नहीं, जस्ट जिस समय तुमने स्विच को बंद ही किया है तो ये वर्क करेगा ओपन सर्किट की तरह। ध्यान से सुनना, यानी कि जब तुम बटन ऑन करोगे उस समय अनचार्ज कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह। क्यों, क्योंकि ये एकदम करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी I इक्वल टू 0 हो जाएगी सर्किट में, ये फ्लो ही नहीं होने देगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पास 0 होगी। एक बार अब बात करते हैं इन्फिनिटी टाइम की।
यानी कि बहुत समय बाद। तो भाई देखो धीरे धीरे इसकी फ्लक्स लाइंस बनना शुरू होंगी। एक बार इसकी फ्लक्स लाइंस बन गई जो होनी चाहिए थी 1 एम्पीयर करंट के हिसाब से, तो जब ये फ्लक्स लाइन सेटअप हो गई तो अब क्या होगा, अब ये नो अपोजिशन, यानी कि अब ये कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा। और जब कोई अपोजिशन नहीं करेगा तो ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सर्किट की तरह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाएगा। यानी कि इंडक्टर तुम्हारा क्या बन गया, एक कंडक्टर बन गया। ठीक, क्यों, क्योंकि अब ये क्या करेगा, चेंज को अपोज ही नहीं करेगा, यानी किसी चीज को अपोज नहीं करेगा, चेंज अपोज जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीसी केस में जब तुम बटन को ऑन करते हो, स्विच को जिस समय ऑन करते हो, जस्ट जीरो पॉजिटिव समझो। ये अगर आप लोगों ने सर्किट में अच्छे से पढ़ा होगा तो ही पता होगा। जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है जस्ट, यानी कि जस्ट माइन्यूट सेकंड बाद जब तुमने स्विच को बंद करा, तो जैसे ही स्विच को बंद करा तो यानी कि वो ओपन सर्किट वर्क करा। क्या रीजन था कि इसकी फ्लक्स लाइन सेटअप नहीं हुई थी। ठीक, एक भी लाइन सेटअप नहीं हुई थी तो सारा का सारा करंट ये फ्लक्स लाइन सेटअप बनाने में यूज कर लेगा। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को पूरी मैग्नेटिक एनर्जी बनाने में चली जाएगी। एक बार फ्लक्स लाइन सेटअप हो गई यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी के केस, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब फ्लक्स लाइन सेटअप हो चुकी है, मैग्नेटिक एनर्जी बन चुकी है, तो ये कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा और एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह, यानी कि इंडक्टर का सर्किट जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह। ठीक, तो इसे हम लिख लें शॉर्ट सर्किट। क्लियर हो गया होगा ये चीज। नाउ अगर बात कर लेते हैं एसी केस में, अगर मान लेते हैं ये इंडक्टर अनचार्ज इंडक्टर लिया हुआ है और उसे मैंने एसी से लगा दिया है। ठीक है, एसी। ठीक, तो अगर एसी की बात की जाए तो एसी की कुछ वेवफॉर्म होती है। एसी वेवफॉर्म किस तरीके से होती है, एसी की वेवफॉर्म ये होती है। ठीक, साइनसॉइडल वेवफॉर्म ले ले रहा हूं। तो देखो क्या होगा भाई, यानी कि अगर पहला केस की बात की जाए, जब तुम करंट की वैल्यू, ये करंट ले लेते हैं, करंट की वैल्यू जब बढ़ाना शुरू करोगे तो ऐसे केस में पॉजिटिव फेज में, तो ये क्या करेगा, ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा ई एल, यानी कि इंडक्टर वोल्टेज ई एल क्या करेगा, अपोज करेगा इसे पॉजिटिव फेज में। और जब तुम यहां से करंट की वैल्यू डाउन करना शुरू करोगे, ठीक, यानी कि यहां तक, सॉरी ये जो केस है ये वाला, यहां तक क्या करेगा, यहां तक ये क्या करेगा, अपोज करेगा ईएल, यानी जब तुम करंट को बढ़ाना शुरू करोगे आई को तो अपोज करेगा इंडक्टर। ठीक, और जब तुम करंट को डाउन करना शुरू करोगे तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इंडक्टर। यानी कि हाफ साइकिल में इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा। ठीक, ये फ्लक्स लाइंस को, और नेगेटिव हाफ यानी सॉरी पॉजिटिव में ही अदर हाफ साइकिल में क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से देखना कि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केवल बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में होगा। तो अगर बात की जाए इतने की हाफ साइकिल की, ठीक है, हाफ साइकिल की भी हाफ की, यानी कि क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं एक पर्टिकुलर। तो अगर क्वार्टर साइकिल की बात की जाए तो इस केस में क्या होगा, इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा और क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इस केस की बात की जाए तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, सपोर्ट करेगा करंट को। ठीक है, तो बात समझो इसको ध्यान से, यानी कि इस केस में क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, इस केस में करंट को सपोर्ट करेगा। क्लियर हो गई होगी ये चीज। ये एसी में इसकी वर्किंग होती है। एसी में एक ही साइकिल के अंदर, यानी कि हाफ साइकिल में भी ये चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल की बात करोगे तो इंडक्टर जो होगा, अगर इसको नई स्लाइड से बता देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो अगर बात की जाए एसी की, तो एसी में एक ही साइकिल के, हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, हाफ साइकिल में तो इंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज होगा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी चार्ज एंड डिस्चार्ज होगा, दोनों चीजें होंगी। तो अगर कंक्लूड कर दूं तो यानी कि वन साइकिल में एल जो है वो 2 बार चार्ज होगा, ठीक है, और 2 बार डिस्चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, यानी कि इंडक्टर क्या करेगा, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर इंडक्टर क्या करेगा, 2 बार चार्ज करेगा अपने आप को, क्वार्टर में चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज, फिर यहाँ पे अपने आप को क्या करेगा, चार्ज करेगा, फिर यहाँ पे फिर से अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि एक ही साइकिल में वो 2 बार अपने आप को चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। इस तरीके से इंडक्टर तुम्हारा वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, जैसा कि मैंने कैपेसिटर के केस में भी किया था, ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, ठीक, तो जनरलाइज कैसे करेंगे, तो भाई हम कह सकते हैं, अगर तुम्हारा इंडक्टर जो है, ठीक है, इंडक्टर अगर ये तुम्हारा, इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो ये फुली चार्ज हो सकता है, फुली चार्ज, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, जीरो चार्ज, यानी कह सकते हैं अनचार्ज। ठीक है, ये 2 केस मैं ले रहा हूं, एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर अनचार्ज है तो ये वर्क करेगा ओपन सर्किट की तरह, अगर ये फुली चार्ज है तो वर्क करेगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह इन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर इसको कंपेयर कर देता हूं मैं कैपेसिटर से, यानी कि कैपेसिटर बताया था, कैपेसिटर के भी 2 केस थे, एक था फुली चार्ज और एक था अनचार्ज। ठीक है, अनचार्ज। तो अगर कैपेसिटर की याद करो तो फुली चार्ज जब हो जा रहा था
ठीक है, तो वो कैसे वर्क करने लग रहा था, ओपन सर्किट हो जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये चीज, ये ओपन सर्किट हो जा रहा था, जबकि अनचार्ज कैपेसिटर कैसे वर्क कर रहा था, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा था। ये जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज, ये जस्ट इसके क्या होता है, उल्टा वर्क करने लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैंने दोनों कंपेयर कर दिया। अब अगला टॉपिक आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक, तो इसको बात कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो जैसे मैंने कैपेसिटर में बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में बनता है, उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टेंस भी बनता है। इंडक्टर भी पिक्चर में आता है, भले ही हमने इंडक्टर ना लगा रखा हो। तो ये देखो, ये कैसे होता है, मान लेते हैं ये इसकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ठीक, तो अब क्योंकि इस ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, ठीक, और हम जानते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में एसी फ्लो कर रहा है, एसी, तो एसी यानी कि वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल करंट में क्या होगा, वेरिएबल करंट है, ये क्या है, वेरिएबल करंट। और वेरिएबल करंट किसको जन्म देता है, ये देता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किसको जन्म देगी, इंडक्टेंस को, इंडक्टेंस। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस होता है, जी हाँ होता है इंडक्टेंस। ठीक, कौन सा होता है, दोनों इंडक्टेंस होते हैं, यानी कि सेल्फ भी होता है और म्यूचुअल भी होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, सेल्फ कब होगा, यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि हम जानते हैं 3 फेज लाइन होती है, तो अगर एक वायर में अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो उसकी वजह से जो इंडक्टेंस आता है वो सेल्फ, और दूसरे वायर के अंदर यानी कि इस वाले वायर के अंदर जो इंडक्टेंस आएगा, यानी कि इस वायर में जो इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस वायर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो अपोज करेगा, वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक, तो दो ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और पास पास है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यानी दो ट्रांसमिशन लाइन अगर जा रही है ये दो वायर की तरह, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो इससे भी लिंक करेगा, और ऐसे केस में क्या होगा, सेल्फ, इसके अंदर अपने फ्लक्स को चेंज करने की वजह से जो ईएमएफ आएगा वो होगा सेल्फ इंडक्शन, और जो दूसरे वाले वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, ठीक है, I1 के कारण, वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये चीज एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर अच्छा एक बात और, इसको अगर मैं फाइनल कर देता हूँ, इसको म्यूचुअल और सेल्फ को एक बार और बता देता हूँ। एक चीज रह गई थी कि अगर मान लेते हैं वायर है, इसके अंदर करंट आई जा रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E1, ठीक, वेरिएबल करंट है ये I1, ध्यान रखना वेरिएबल करंट। तो पास में रखा हुआ दूसरा वायर जो इससे टच में नहीं है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा E2। ठीक, तो E1 किसकी वजह से आ रहा है, I1 की वजह से, और E2 किसकी वजह से आ रहा है भाई, वो भी I1 की वजह से आ रहा है। ध्यान रखना, ऐसा होगा तब हम कहेंगे इसे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब लास्ट में पहुंचते हैं, ये पूरा वीडियो लगभग मैं कंक्लूड कर देता हूं। हमने जो कोड्स लेके चले थे उनमें से कौन कौन से कोड डिकोड कर दिए और कौन कौन से कोड जो रह गए हैं उसको मैं यहाँ पे लास्ट में इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो सबसे पहली बात की जाए इंडक्टर की, तो क्या इंडक्टर अपोज करता है चेंज को, जी हाँ, ये हमने सीख लिया। क्यों करता है ये पता चल गया होगा, लेंस लगा के, फैराडे लगा के हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विच वन इज बेटर, कॉइल और वायर एज अ कंडक्टर, इंडक्टर। ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा रह गया, इसको मैं और बता देता हूँ, ये मिस कर गया था मैं ऊपर। ठीक है, अगर बात की जाए वायर की, तो देखो क्या होता है, अगर आपने कॉइल ले ली, एक कॉइल है आपके पास, इसका है, और एक आपके पास सिंगल वायर है। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल वायर की, तो उसके अंदर एक आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो मैक्सवेल के हिसाब से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से एक टर्न की होगी, यानी कि एक ही बार उसमें लाइंस उसके अक्रॉस पास हो रही होंगी। अगर मैं बात करता हूँ कॉइल की, कॉइल को ध्यान से देखना, कॉइल कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक, ये कॉइल बनी होगी। तो अब जरा देखो, इसको अंदर करंट अगर फ्लो कराओगे, करंट कुछ इस तरीके से पास होगा। ठीक है, ये अब क्या होगा, इसके वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो इस तरीके से, अगर हम इसको बना के देखेंगे तो ये फ्लक्स लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ठीक, इस वायर की फ्लक्स लाइंस कैसे पार हो रही हैं, वो भी इसी में से पार हो रही हैं। एक वायर और होगा तो उसकी फ्लक्स लाइंस कैसे होंगी, इसी में से पास हो रही होंगी। ठीक है, तो ये देखो बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है। अगर तुम एक सिंगल वायर ले लोगे, एक स्ट्रेट वायर, तो उसके अंदर फ्लक्स लाइंस केवल एक ही बार पास होंगी, लेकिन अगर तुम मल्टीपल टर्न्स का वायर ले लोगे तो एक कॉइल यानी कि एक टर्न की जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो दूसरे टर्न की फ्लक्स लाइन में से ही पास होंगी, और इसी तरीके से सारी की सारे वायर की जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो कई कई बार, मल्टीपल टाइम्स पास हो जाएंगी। जबकि अगर तुम सिंगल वायर ले लोगे तो एक ही बार फ्लक्स लाइंस एक वायर के अराउंड मूव करेंगी। ध्यान रखना ये चीज। ठीक, तो यानी कि अगर ऐसा केस ले लोगे, जितने ज्यादा बार तुम इसी वायर को, सेम लेंथ के वायर को अगर तुम कई बार घुमा लोगे तो उसकी कई बार फ्लक्स लाइंस इसमें से पास होंगी। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, एक ही करंट कई मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा कॉइल में। ठीक है, यानी कि कॉइल के अंदर क्या होगा, ठीक है, सेम करंट जो होगा, यानी कि एक ही करंट, सेम करंट, ठीक, मल्टीपल यानी कि बहुत सारी मल्टीपल फ्लक्स लाइंस को
प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अगर बात करता हूँ कंडक्टर की, ठीक है, अगर बात करूँ कंडक्टर की, एक कंडक्टर में, तो कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, लेस होंगी, ठीक है, ठीक है, लेस यानी कि कम होंगी, बहुत कम होंगी। क्यों? क्योंकि एक ही बार पास होंगी, जस्ट वन टाइम पास होंगी, ठीक है, एक टाइम पास होंगी, जबकि इसमें कितनी होंगी, मल्टीपल टाइम्स पास हो जाएंगी। देख रहे हो यहाँ पे, समझ में आ गया होगा कि अगर आपने वायर को इस तरीके से गोल गोल घुमा दिया तो क्या होगा, हर एक वायर की, हर एक कॉइल की जो लाइन होगी वो पुरानी वाली वायरिंग में से पास होने लगेगी। यानी कि अगर एक इस वायर की केवल बात की जाए तो इसमें से सबकी लाइनें पास होंगी, जबकि वायर के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर तुम स्ट्रेट वायर ले लोगे तो उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो लास्ट में फाइनली कंक्लूड कर देता हूं, ये भी पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक, कि वायर के अंदर भाई तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडक्टर और वायर में वायर का इंडक्टेंस ज्यादा होगा कि कॉइल का, तो कॉइल का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट वायर, ठीक, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम्स जो होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं सिंगल वायर ऐसे, ठीक। हाउ करंट चेंज इन वन कॉइल अफेक्ट द अदर नॉन टचिंग कॉइल, तो मैंने बता दिया। टचिंग का मतलब यहाँ पे फिजिकली टचिंग नहीं हो रही है, नॉन टचिंग का मतलब है फिजिकली नॉन टच है, लेकिन मैग्नेटिकली अगर बात की जाए तो फुली टच है भाई, 100% टचिंग है। और वो कैसे हो पा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है कि करंट चेंज वन कॉइल वो दूसरी कॉइल को कैसे अफेक्ट करता है, तो उसको हमने नाम दिया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाँ, जरूरी नहीं है आपको इंडक्टर हमेशा लगा ही मिले, कहीं पे भी अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझाना है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां यूज करोगे आप इंडक्टर से उसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक। तीसरे जो लास्ट पॉइंट था, क्या हमने समझ लिया बिहेवियर, तो हाँ, एसी केस में इंडक्टर जो होगा वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा हर साइकिल के अंदर, ठीक है, एक साइकिल में 2 बार चार्ज और 2 बार डिस्चार्ज। डीसी केस में बात की जाए, डीसी में, तो इसके अंदर अगर आपने T0 पॉजिटिव की बात की, जस्ट जिस समय स्विच बंद किया उस समय ओपन सर्किट, और अगर T इंफिनिटी टाइम की बात की जाए तो ऐसे समय में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो फाइनली ये लेक्चर मैंने कवर किया है, काफ़ी हद तक इसमें बताने की कोशिश की है। जो चीज़ें मेन है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया है, इसके मैथमेटिकल या फिर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, ना ही मैथमेटिकल एस्पेक्ट मैंने कवर किया है। मैथमेटिक्स जो है इसकी आप वो अपने नेटवर्क्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। मेरा पर्पस केवल इतना था कि इंडक्टेंस क्या होता है, फिजिकली कैसे काम करता है, और क्या मशीन्स में किस तरीके से आप इंडक्टेंस पिक्चर में आता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको इसमें कंक्लूड करी हैं। अगर जरूरी नहीं है हर जगह आपको इंडक्टर लगा हुआ मिले, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे दिख रही हैं आपको, या मैग्नेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो वहां पे इंडक्टर आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पे हीट एनर्जी की बात हो रही है, एक्टिव पावर की बात हो रही है, तो वहां रजिस्टर आ जाता है। या जैसे मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की कहीं पे बात होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, तो वहाँ कैपेसिटर आ जाता है। उसी तरीके से जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, मैग्नेटिक एनर्जी की बात होगी, तो वहाँ पे इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है, और इंडक्टर उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ये सीरीज लगभग खत्म हो गई है, मैंने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों को तीनों कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी ये लेक्चर गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़े से कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, ठीक है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं इसी तरीके के और लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।